नमस्कार दोस्तों, यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। दोस्तों, हमारी जो पेट की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो मध्यकाल का जो मुगल वंश है, मुगल वंश में जो आज का जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, और आप अगर यूँ कहें तो मुगल काल का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अकबर। ठीक है, अकबर के अगर आप देखेंगे तो इसके जो टॉपिक हैं और इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के और अब लास्ट तक ज़रूर देखिए। और एक बात और है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, आइए अपने हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और उस पर हम डिस्कस करते हैं। अकबर से महत्वपूर्ण जितने भी संबंधित तथ्य हैं इसमें हमने सभी को लगभग कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, और आप इसको ध्यान से बस देखिए और उसको याद करने की कोशिश करिए। अगर हम अकबर के जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये जन्म से संबंधित का जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये पूछा जा सकता है। अगर हम देखें तो हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में कहाँ हुआ था? राणा वीरशाल के महल में। ठीक, इसका जो जन्म है राणा वीरशाल के महल में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। उसके बाद अकबर की माता का अगर हम नाम देखें तो हमीदा बानो बेगम था, और अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। ठीक, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। ठीक है, अब हम इसके राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। अकबर के राज्याभिषेक की बात करते हैं, कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, और अगर हम देखें तो 1556 ईस्वी में जो इसका राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? कलनौर में हुआ था। ठीक, कलनौर में हुआ था, और किसके संरक्षण में हुआ? बैरम खां के संरक्षण में हुआ। ठीक, बैरम खां के संरक्षण में 1556 में कलनौर में इसका राज्याभिषेक हुआ, है ना। अब अगर हम 1500 देखें तो 1560 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में कार्य किया और बैरम खां को वकील नियुक्त किया था। यानी बैरम खां अकबर को संरक्षण कब तक दिया? 1556 से लेकर 1560 तक। ठीक, उसके बाद हम देखें तो इस प्रकार से अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। तो आपको इसको याद रखना है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है पानीपत का युद्ध, दूसरा जो युद्ध हुआ था उसको हम देखें तो सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को हराया था। ठीक है, पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां के अगर सहायता से तो उसने कैसे हराया था? हेमू को, हेमू विक्रमादित्य को हराया था। ठीक, और 1561 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपना जो पहला जो सैन्य अभियान है वो मालवा के शासक किसे? बहादुर, यानी बाज बहादुर को पराजित किया था। ठीक, तो 1561 में अकबर का वो पहला सैन्य अभियान था जो अपने खुद से वो शुरू करता है और बाज बहादुर को हराता है, जो मालवा के शासक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर लेते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको बस थोड़ा इसके बारे में जान लेना है। ठीक है, जो इसमें जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण हम आपको वही डिस्कस करेंगे। ठीक, और हम देखें तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये आपको पता होगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, और ये अकबर की सेना की ओर से किसने लड़ा था? राजा मान सिंह। ठीक, और मेवाड़ के जो शासक थे कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक, तो राजा मान सिंह अकबर की सेना ओर से, और जो मेवाड़ के शासक थे वो महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। ठीक है, अब हम देखें तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ? 1571 में। कब हुआ? 1571 में हुआ था। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब हुआ? 1571 में। बाकी के जो फैक्ट है बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी कितना डिस्टेंस था, ये आप एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा कि इस फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब कराया? 1571 में। कब हुआ? 1571 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और जो इसके बाद देखें तो गुजरात अगर देखें तो जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। ठीक, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कहाँ किया गया था? फतेहपुर सीकरी में किया गया था। ठीक है, किस युद्ध को जीतने के बाद? गुजरात युद्ध को जीतने के बाद। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है,
और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरा फोकस करके देखिए, है ना। चलिए अब हम इबादत खाने की बात करें। इबादत खाने की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। तो ये कहाँ हुआ था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, ठीक, फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चा हेतु इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में, ठीक। तो 1575 में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना किया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जानते हैं अकबर सभी धर्मों को श्रेय देता था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म के लोग थे, तो वो इबादत खाने की स्थापना किया और सभी लोग, सभी धर्मों के लोग आकर के वहाँ पर बैठ करके और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया करते थे, ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो इस इबादत खाने में शुरू में तो सिर्फ मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में ना उसमें और क्या हो गया, सभी धर्म के लोग शामिल हो गए थे। कब हो गए थे? 1578 में, ठीक है। चलिए अब हम अगले अगर अपने उस पर आते हैं तो दीन इलाही धर्म की जो शुरुआत थी वो भी अकबर के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया? ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो ये शुरू किया गया 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए ये शुरू किया गया था, ठीक है। और उसके बाद देखें तो दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला जो प्रथम और अंतिम जो हिंदू शासक था, जो व्यक्ति था, यूँ कहें तो उनके दरबार में जो हिंदू मंत्री था, ये था कौन? बीरबल। क्या नाम था उसका? बीरबल, ठीक है। चलिए अगर हम देखें तो बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बचपन का नाम महेश दास था और अकबर के राजा कवि फैजी ने भी दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो दीन इलाही को सबसे पहला और अंतिम जो व्यक्ति था वो बीरबल स्वीकार करने वाला था। और बीरबल का जो बचपन का नाम क्या था? महेश दास। और बीरबल के अलावा किसने स्वीकार किया? तो वो कौन थे? राजा फैजी। क्या नाम था? राजा फैजी। उन्होंने भी जो था इलाही धर्म उसे स्वीकार किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में कुछ रचनाएं हुई थी। कौन कौन से रचनाएं हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैन विद्वान परम सुंदर ने अकबर शाही, क्या नाम है? अकबर शाही श्रृंगार दर्पण तथा सिद्धांत चंद्र और भानुचंद्र चरित्र की रचना की थी, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तथा आप देख लीजिएगा कौन सा पुस्तक था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो परम सुंदर के द्वारा किया गया था अकबर शाही, श्रृंगार दर्पण, सिद्धचंद्र और भानुचंद्र चरित्र का ये रचना किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था। ये तो अभी तक बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका और ये कॉमन हो गया है, ठीक है। तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया और अकबरनामा की रचना की गई थी। यानी आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अकबर ने महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किस नाम से करवाया था? रजा नाम, ठीक है। रजा नाम से इसे अनुवाद करवाया था। और पंचतंत्र का जो अनुवाद है ये करवाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक। और ये अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया था पंचतंत्र, ठीक है। जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसे अनुवाद फारसी में किया गया था अबुल फजल के द्वारा। और इसे अनुवाद में जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया था अनुवाद ए सुहैरी। क्या नाम था? अनुवाद ए सुहैरी, ठीक है। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। उसके बाद हम देखें तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे ये कौन कौन थे, क्या नाम था उनका, क्या किस लिए महत्वपूर्ण थे? तो अगर हम देखें जो व्यक्ति थे उसमें बीरबल, मान सिंह, फैजी, टोडरमल, उसके बाद अब्दुल लतीफ खाने खाना, अबुल फजल, भगवान दास, तानसेन और मुल्ला दो प्याजा, ठीक। तो ये सभी जितने लोग थे ये 9 रत्न कहे जाते हैं अकबर के दरबार में, ठीक है। चलिए अब ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था जितना हम लोग डिस्कस किया इसको। अब आगे चलते हैं अपने अगले पेज पे और इसे हम देख लेते हैं कि अब अकबर की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो अकबर के शासनकाल में एक व्यवस्था थी, उसका नाम था दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए अकबर के समय करोड़ी यानी जिलाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ठीक। यानी जो दहसाल व्यवस्था थी तो वो जो जिलाधिकारी थे, ठीक है, तो उनको नियुक्त किया जाता था। उनको क्या कहा जाता था? करोड़ी कहा जाता था। ये 1 करोड़ वसूल जो दाम था वो वसूल किया करते थे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो ये जो दहसाल व्यवस्था थी
दहसाल व्यवस्था अकबर की 1580 ईस्वी में, ठीक है, शुरू की जाती है। किसके द्वारा शुरू की जाती है? अकबर के अगर आप देखेंगे तो एक वित्त मंत्री थे, उनका नाम था राजा तोडरमल। क्या नाम था? राजा तोडरमल, ठीक है। राजा तोडरमल, इनके द्वारा दहसाल व्यवस्था को शुरू किया गया 1580, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने, अगर हम देखें तो अकबर की मृत्यु की अगर हम बात कर लेंगे तो जो अकबर का मृत्यु था वो 1605 में हुआ था। और अगर हम देखें तो अकबर का जो मकबरा था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। कहाँ किया गया? आगरा में सिकंदरा के निकट किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो अकबर के कुछ सामाजिक जो महत्वपूर्ण नीतियां थी उसको हम देख लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। जैसे अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद और जो महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो अकबर गुरुवार के दिन क्या है? न्याय कार्यों को देखता था, ठीक है। अगर हमें देखें तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद विधवा जो विवाह होता था, विधवा विवाह को क्या किया? ये प्रोत्साहित किया। इसने बाल विवाह को रोकने की चेष्टा की और अंतर्जातीय विवाह को इसने प्रोत्साहन दी, ठीक है। उसके साथ साथ सती प्रथा पर भी अकबर के द्वारा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई थी, और वैश्याओं को नगर से बाहर, ठीक है, उनको बसाने का भी इसने काम किया था। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी सामाजिक नीतियां थी अकबर के द्वारा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसको रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो अकबर के जो कुछ कालीन इसकी कला थी, अगर हम चित्रकारी की बात कर लें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी अकबर के समय में भी। और इसके टाइम पे एक चित्रकार थे, उनका नाम था अब्दुस समद। क्या नाम था? अब्दुस समद। और इन्हीं को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, यानी अब्दुस समद को अकबर के द्वारा सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। ये चित्रकार थे अकबर के समय के। तो अगर हम देखें तो अकबर ने सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखें तो और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे आगरा में किले का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया, फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम का निर्माण किया गया, उसके बाद दीवाने खास का निर्माण किया गया, जोधाबाई महल का निर्माण कराया गया, बुलंद दरवाज़ा शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो ये सभी जितने भी तथ्य हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया, दीवाने खास दीवाने आम का निर्माण किसने किया। तो आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है ज़्यादा, विशेष करके। अब हम कुछ अकबर के द्वारा या अकबर के टाइम पे कुछ निर्मित इमारतें थी, हम उसको देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला आगरा में बनवाया गया था। अकबर महल और जहांगीरी महल आगरा में बनवाया गया था, ठीक है। लाहौर का किला लाहौर में बनवाया गया था। उसके बाद मुहाफिज खाना अगर हम देखें तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। दीवाने आम और दीवाने खास ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था, और खजाना महल या पंच महल ये भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। ठीक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलिए और भी देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महारानी मरियम का महल भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। जोधाबाई का महल, बीरबल का महल ये भी सब फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया गया। यानी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो भी निर्मित अगर आप देखेंगे तो जो स्थल हैं या फिर जो निर्मित जो ऐतिहासिक स्थल वो सभी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाई गई हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फिर जामा मस्जिद ये भी फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी, और 40 खंभों का महल कहाँ है? इलाहाबाद में है। 40 खंभों का महल इलाहाबाद में है। तो ये सभी जितने बनवाए गए आपको सबको याद रखना है, इनका स्थान कहाँ है, कहाँ बनवाए गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अकबर के समय की कुछ प्रमुख चित्रकार और कलाकारों की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें जो उसके टाइम प्रमुख जो विदेशी जो चित्रकार थे, इनका क्या नाम था? अब्दुस समद, फिर मीर सैयद अली, फर्रुख बेग, फिर सखरू, उसके बाद कुबीज एवं
जमशेद। ये जो जितने भी महत्वपूर्ण आपको हम नाम लिए हैं ये सभी कौन थे? सभी विदेशी चित्रकार थे, जिसमें इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपके कौन है? अब्दुल समद, मीर सैयद अली और ये फारूक बेग। ठीक, तो ये आपको 3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनके। क्लियर? चलिए, अगर हम देसी चित्रकारों की बात कर लें, ठीक है, जो देसी चित्रकार थे अकबर के टाइम पे, क्या नाम था उनका? यशवंत, बसवान, उसके बाद है सावल दास, ताराचंद, जगन्नाथ लाल और केशु मुकुंद और हरिवंश। ठीक है, तो इस पे सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ चुका है। यशवंत और बसावन, यशवंत और बसावन ये देसी चित्रकार थे, और अब्दुल समद जो सबसे महत्वपूर्ण है अकबर के टाइम के चित्रकार वो थे विदेशी। तो आपको यशवंत, बसावन और अब्दुल समद इन तीनों चित्रकारों के नाम याद होना चाहिए, रट लीजिए। इन्हीं तीनों से अगर पूछेगा तो इन्हीं तीनों में से एक का नाम जरूर पूछेगा। ठीक है, बाकी आप इन सबको आप साइड से थोड़ा सा देख सकते हैं इन लोगों को, लेकिन अभी तक जो जितना भी नाम पूछा गया चित्रकारों अकबर के, तो यशवंत और बसावन का पूछा गया है। और उसके साथ जो आपको अभी हम बताए जो विदेशी चित्रकार थे वो थे कौन? जो उनका नाम था अब्दुल समद। ठीक है, चलिए अब आपको हम आगे ले चलते हैं। जो अगला अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य है इसको देखते हैं क्या क्या किया गया है। तो अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में देखें तो दास प्रथा का अंत किया गया था। आपको इस डेट को तो किसी भी हालत में आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दास प्रथा का जो समाप्ति था कब किया गया? 1562 ईस्वी। उसके बाद हरमदल की मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर की जो समाप्ति है वो कब की गई थी? 1563। फिर जाजिया कर को समाप्त किया गया था 1564। ठीक, तो आपको ये जो तथ्य हैं तो महत्वपूर्ण डेट हैं आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इबादत खाना की स्थापना की बात करते हैं, तो ये कब हुआ? 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसमें हम देखें तो सभी धर्मों के लोगों को इसमें अनुमति दी गई थी। ठीक है, दीन इलाही की घोषणा कब की गई? 1582 ईस्वी को। इलाही संबत की शुरुआत कब की गई? 1583 ईस्वी को। राजधानी लाहौर स्थानांतरण किया गया 1585 ईस्वी को। और बीरबल दीन इलाही का अनुयायी बनने वाला एकमात्र हिंदू था। तो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें अगर हम देखें तो 1580 में, ठीक है, अकबर के दीवान टोडरमल द्वारा 10 साल बंदोबस्त शुरू किया गया, जो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। फिर प्रशासन में अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी थी। ठीक है, उसके बाद देखें तो सूफी संत शेख अलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। तो आपको इनका नाम याद रखना। कौन से सूफी संत थे? उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। फिर देखें तो अकबर ने अबुल फजल के बड़े भाई फैजी को राज कवि के पद पर आसीन किया था। ठीक, किसको? फैजी को राज कवि के पद पर आसीन किया था। और ये कौन थे? अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। ठीक है, उसके बाद देखें तो वह तौहीद ए इलाही यानी दीन ए इलाही का एकमात्र समर्थक था। ठीक है, फिर देखें तो अकबर ने टोडरमल को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? राजा टोडरमल को दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो अगर हम देखें तो टोडरमल ने दीन ए इलाही को मानने से इनकार कर दिया और अबुल फजल सूफी संत जो सूफी शेख थे मुबारक का पुत्र था। ठीक है, और वह अकबर का मुख्य सचिव रहा था। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगला जो हमारा तथ्य है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है टॉपिक का, कि अब जो अकबर के काल में जो कुछ अनुवाद विभाग था जो स्थापना किया गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं कि उस टाइम पे वो क्या था। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग का क्या किया था? स्थापना किया था, और इसमें विभिन्न भाषाओं की, ठीक है, विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं को फारसी में अनुवाद करने के लिए विद्वानों की एक टोली को उसने नियुक्त किया गया था। जैसे आप देखेंगे तो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक अनपढ़ शासक था। ठीक है, तो वो उसके टाइम पे
वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो वो ना भारत की जो संस्कृति थी और भी इस्माइल यहाँ के वेद थे, जो पुराण थे, वो जो लिखे गए थे, ठीक है, तो उन सभी को उसको जानने की चेष्टा हुई। तो इसने जो था अनुवाद विभाग का एक स्थापना किया था, और उसमें जितने भी विद्वान थे इसके शासनकाल के दौरान इसके दरबार में, उन सभी को अनुवाद विभाग में ले आया, और जितने भी पुस्तकें थी उन पुस्तकों का सब फारसी में इसने अनुवाद करवाया, और फारसी में अनुवाद करा करके उनसे सारी चीज़ों को समझता था और वो सुनता था, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था, है ना। तो अगर हम बात करें तो महाभारत का अगर हम देखें तो अनुवादित जो ग्रंथ है ये था रजनामा, ठीक है। रजनामा के नाम से फारसी में महाभारत का क्या किया गया था, ये अनुवाद किया गया था। रजनामा की रचना किसने किया था, नकीब खां और मुल्ला अब्दुल कादिर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अगर हम देखेंगे तो महाभारत था, महाभारत का जो नाम है मुगल वंश में वो किस नाम में परिवर्तन किया गया या फिर उसमें अनुवाद किया गया, तो रजमनामा, ठीक। और उसके बाद रजनामा में किसने परिवर्तन किया या रचना किया उसमें, तो ये थे अबुल कादिर, और उसके साथ साथ नकीब खां और सुल्तान थानेश्वर और मुल्ला शेरी एवं फैजी, इन सभी का एक संगठन था, और इन्होंने मिल करके उसको क्या किया था, उसमें परिवर्तन किया, रचना उसका किया था फारसी में अनुवाद करके। फिर रामायण का अनुवाद नकीब खां, मुल्ला अब्दुल कादिर और सुल्तान थानेश्वरी, इन्होंने भी रामायण का भी क्या किया, अनुवाद किया था, ठीक है। अब अगर हम अगला देखें तो अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया था, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। और गणित संस्कृत भाषा में रचित उसकी रचना लीलावती का जो अनुवाद किया था, ये किसने किया था, फैजी ने किया था। किसने किया था, फैजी ने किया था, ठीक है। और उसके बाद देखें तो ज्योतिष की अगर हम प्रसिद्ध रचना की बात करें तो ताजक यानी संस्कृत का एक फारसी अनुवाद मुहम्मद खां ने किया था। ज्योतिष का जो अनुवाद था वो मुहम्मद खां ने किया था फारसी में, ठीक है। अब हम अगर अकबर की मृत्यु की बात कर लें तो 1605 ईस्वी में, ठीक है, अकबर की मृत्यु हो गई, और अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जहांगीर का 5 नवंबर 1605 को आगरा में क्या हुआ, राज्याभिषेक हो गया था, ठीक है। तो हम अब इसके बाद हम क्लास जो हमारी पढ़ेगी जो रहेगी, जो हम क्लास लेंगे वो है जहांगीर, ठीक। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा जहांगीर रहेगा, और इस तरीके से मुगल काल का जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और अकबर के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आप एग्जाम में आ सकते हैं तो हमने उसको सभी को कवर किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं। और चाहें तो हमारी वीडियो को कई बार आप 2, 3, 4 बार आप देख लेंगे तो सारे फैक्ट आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। आप उसमें चाहें तो जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य लग रहे हैं आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना। और बिल्कुल अंतिम समय तक रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। और अभी पूरा टाइम है आपको इसका पेट का जो सिलेबस है कवर करने का, और हम उसके पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आज के लिए आपको धन्यवाद।